हेलो गाइस। आज का टॉपिक है आरबीआई। बेसिकली आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिसंबर, मतलब ये लॉन्च हो जाएगा दिसंबर 1 से। अब इसका खासियत ये है कि बेसिकली ये एक लीडर टेंडर होगा और एक फिएट करेंसी भी है। तो देखते हैं कि लीगल टेंडर और फिएट करेंसी क्या होता है। बट आरबीआई ने ये डिजिटल करेंसी क्यों लॉन्च किया, क्या 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 रीज़न है, ये भी देखेंगे। प्लस डिजिटल करेंसी सिंपल टर्म में एक आरबीआई का पेटीएम कहा जा सकता है। तो बेसिकली आरबीआई ने अपना पेटीएम अकाउंट, मतलब पेटीएम सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके थ्रू वो अपने वॉलेट में आप पैसा डाला जा सकता है और उससे पेमेंट किया जा सकता है। आरबीआई का पेटीएम और रियल पेटीएम ये डिफरेंस है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो इसलिए इसे फिएट करेंसी होता है। ये जो करेंसी या वॉलेट में पैसा होगा तो वो गवर्नमेंट का दिया हुआ करेंसी है, तो इसको कोई भी ट्रांजैक्शन में आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसको कोई भी ट्रांजैक्शन में मना नहीं किया जा सकता कि नहीं हम इसे नहीं लेंगे। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर मना किया जा सकता है, बट इंडिया के अंदर अंदर इसको मना नहीं किया जा सकता। प्लस पेटीएम को इंडिया एक लीगल टेंडर नहीं है, ना कोई फिएट करेंसी है, तो इसका जिसके साथ लिंकेज होता है या लिंकअप होता है तो उसके साथ ही पेमेंट होता है, अदरवाइज कोई भी इसको मना कर सकता है। सो देखते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है। तो बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि व्हेन फिएट मनी या करेंसी या कॉइन्स इज लीगली वैलिड फॉर ऑल डेप्थ एंड ट्रांजेक्शन्स थ्रू आउट द कंट्री। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो इंडिया के अंदर रुपी से, तो वो वैलिड ट्रांजैक्शन है। आप डॉलर से नहीं कर सकते, बट आपको रुपी से ही करना पड़ेगा, तो उसको लीगल टेंडर कहते हैं। और इस ट्रांजैक्शन को कोई मना नहीं कर सकता कि हम नहीं लेंगे, या फिर ये नहीं बोल सकता कि आप सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ, तो आपको रुपी में ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। और फिएट और फिर और ये दिस इज इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली ऑल द करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। सो इसको सेलिंग करना, मतलब डिजिटल रुपी को सेलिंग करना, या ई रुपी, डिजिटल रुपी को ई रुपी भी कहा जा सकता है। एज अ सोवरेन करेंसी इज एक्सचेंजेबल इन वन टू वन एट पार विथ फिएट करेंसी। मतलब आपके पास जो लीगल रुपी है उसी के कंपैरिजन में इक्वल वैलिडिटी रखता है। ये इक्वली इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है। मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे रुपी गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है प्रिंट, और उसको फिर उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का काम आरबीआई का होता है, बट ये गवर्नमेंट के नाम पे प्रिंट किया जाता है। तो उसी तरह रुपी की तरह एक ई रुपी लॉन्च किया गया जिसको डिजिटल करेंसी कहते हैं। इस फर्स्ट इनिशियल टेंडर में अभी 5 बैंक को इन्वॉल्व किया गया। पहला है एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो इनको इनिशियली अभी लिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। आगे देखते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होता है और कितने टाइप का होता है। बेसिकली ये फीचर्स पहले देख लेते हैं। फीचर्स क्या है कि ये फंजिबल है। अच्छा हाँ, एक फिएट मन करेंसी ये होता है कि बेसिकली इट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट और द किंग। जैसे आपका डॉलर है, यूएस में इसे इशू किया जाता है, बट ये लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। ये लीगल टेंडर सिर्फ यूएस में है, क्योंकि क्योंकि इसको कोई भी ट्रांजैक्शन लेने से मना भी कर सकता है। अगर आप यूएस डॉलर को इंडिया में चलाओगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए मना भी किया जा सकता है। बट अगर आप यूएस डॉलर को यूएस में चलाओगे तो वो एक लीगल टेंडर है, वहाँ पे सिर्फ यूएस डॉलर ही ट्रांजैक्शन में हेल्प होता है। ट्रांजैक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप खरीदो या बेचो, उसके लिए एक थर्ड मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है ताकि उसका वैल्यू का पता चल सके, तो उसको मनी कहते हैं। और ये
एज अ थर्ड पार्टी इस ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम बायर टू सेलर, तो इसको ट्रांजेक्शन कहा जा सकता है। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ CBDC, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ये बेसिकली फंजिबल होता है, मतलब आप इसको डिवाइड कर भी दोगे तो आपको इक्वल वैल्यू मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2000 का नोट लेके जाओगे और आपको बैंक बोलेगा नहीं हम आपको 1500 ही दे पाएंगे, नहीं। बट अगर 2000 का लेके जाओगे वो 2000 के 400-500 के नोट देंगे, तो उसको कहते हैं फंजिबल। जैसे आप डायमंड ले लो, बड़ा डायमंड का वैल्यू अगर 1 लाख है, अगर उसको तोड़ दोगे 10 पीसेस में, तो वो उसका अगर टोटल करोगे, अगर इसको 10 पीसेस में तोड़ते हैं फिर इसका टोटल करते हैं, तो ये जो वैल्यू है आएगा वो 1 लाख से कम होगा। तो ये फंजिबल नहीं है, बट एज अ मनी इट इज़ फंजिबल, क्योंकि 2000 जो है उसको आप 500 के टर्म में भी कर सकते हो, या 20 रुपये या 10 रुपये। तो आपको जितने भी नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 200 मिलेगा अगर 10 के टर्म में होता है, यहाँ 100 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, तो आपको इक्वल वैल्यू ही मिलेगा, तो उसको फंजिबल कहते हैं। तो ये भी एक फंजिबल लीगल टेंडर है। सेकेंडली है कि इट विल लोअर द कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन्स। आप देख सकते हो कि 50 रुपीज़ को प्रिंट करने के लिए फॉर पर 1000 पीसेस क्या 1130 रुपये लगता है, 100 के लिए 1770, 200 के लिए 2370, 500 के लिए 2290। 500 तो अभी प्रिंट नहीं होता, बट बेसिकली जो प्रीवियस प्रिंटेड नोट्स हैं उसको तो जला नहीं दिया होगा ना, तो उसका है। तो अगर डिजिटल फॉर्म में आएगा तो ये सब जो पेपर मनी है इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो नहीं लगेगा। तो ये भी फ़ायदा है डिजिटल करेंसी का। और डिजिटल करेंसी 2 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसमें से एक आता है जनरल पर्पस और रिटेल, जिसको CBDCR कहते हैं। एक आता है होलसेल, जिसको CBDCW कहते हैं। तो बेसिकली होलसेल का तो नवंबर 1 से ही चालू हो गया था 2022 में। अभी हाल फिलहाल में इसका स्टार्ट किया गया रिटेल वाले का। इसके अंदर एटलीस्ट 10 बैंक थे, इसमें अभी 5 बैंक ही हैं। आगे बढ़ भी सकते हैं, अभी तो पायलट है, दोनों का पायलट ही चल रहा है। इससे ये बेसिकली आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है आगे देखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो बेसिकली बैंक्स को कहा जाता है, या फिर NBFC को भी कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉरपोरेशन। तो देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से, मतलब होलसेल में अभी कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया, या फिर कौन कौन सा ट्रांजैक्शन में आप डिजिटल करेंसी को ऐड कर सकते हैं या उस करेंसी का यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सब देखते हैं आगे। Retail's digital currency can be used by all, including the private sector, non-financial consumers and businesses. But the wholesale, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर के लिए भी या फिर नॉन फाइनेंशियल या बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। बट द होलसेल digital currency designed for restricted access to selected financial institutions, and it has the potential to transform the settlement system for financial transaction undertaken by banks in government सिक्योरिटी सेगमेंट्स या इंटरबैंक मार्केट या कैपिटल मार्केट, एंड फाइनली लिक्विड मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर यूज़ ऑफ कोलेटरल में। ये सब ट्रांजैक्शन में आप लोग डिजिटल करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। बेसिकली सिक्योरिटीज़ होती हैं, it is a certificate document indicating that its holder is eligible to receive certain amount of money at a particular time। मतलब आपका एक, जब आप कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंपनी हो, अगर उनको पैसा उठाना हो या पैसा लोन लेना हो, तो वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है और उसके बेसिस पे वो लोग पैसा उठाते हैं
उस पर कुछ इंटरेस्ट देते हैं, जैसे 2% 3% आफ्टर सम टाइम। मतलब अगर आप गवर्नमेंट ने आपसे इन द फॉर्म ऑफ जीसेक अगर 10 रुपये का बॉन्ड इशू किया 2% के रेट पे, तो वो आपको आफ्टर वो फॉर एवरी ईयर इंटरेस्ट रेट लगेगा, और ये जो अमाउंट है आपका 10 साल के लिए होगा वैलिड। तो उस टाइप का बॉन्ड इशू किया तो आपको 2% के हिसाब से ऐड करके प्लस आपका जो टोटल अमाउंट आपने गवर्नमेंट को दिया था वो वापस हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये बॉन्ड्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक होता है इक्विटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो अभी बात किया मैंने, जैसे गवर्नमेंट ने कोई इशू बॉन्ड किया, जैसे दो टाइप का बॉन्ड इशू करती है, पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा डेटेड सिक्योरिटीज़। ट्रेजरी बिल 91 डेज़ का होता है, मतलब अगर आप 91 डेज़ तक इसको मैच्योर, मतलब 91 डेज़ के बाद आप इसको गवर्नमेंट से जाके ले सकते हो कि मेरा पैसा वापस चाहिए। तो एक वो लोग पेपर देंगे, प्लस आपसे उसमें लिखा होगा कि आफ्टर 91 डेज़ आपका पैसा विथ इंटरेस्ट वापस हो जाएगा। फिर दूसरा होता है 182 डेज़, फिर थर्ड होता है 364 डेज़। बेसिकली ये 1 ईयर से लेस देन के लिए होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डेटेड सिक्योरिटीज़, दैट इज़ मोर देन 1 ईयर, बिटवीन 5 ईयर्स टू 40 साल, और इसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसमें ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और गवर्नमेंट लेती है इसको अपना बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, और कंपनीज अपना प्राइवेट या तो वो इक्विटी दे देती है, शेयर को दे देती है, उससे आपको डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट में से। बट अगर बॉन्ड इशू करती है तो वो अपना प्राइवेट बॉन्ड इशू करेगी, और उसमें सेबी हेल्प करता है। सो आपको सिक्योरिटी दो टाइप की मिलेगी, एक होती है बॉन्ड के फॉर्म में, एक होती है इक्विटी के फॉर्म में। इक्विटी में आपको शेयर होल्डिंग होता है, मतलब आप कंपनी के मालिक हो, इसमें कोई मालिक नहीं होता। इसमें सिर्फ आपके लिए आपको पैसा लेंगे, और टाइम स्पेसिफाइड जो दिया हो उसके टाइम ख़त्म होते ही वो आपको पैसा विथ इंटरेस्ट रिटर्न कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना वो करती है, इशू करती है डेटेड बॉन्ड, बट वो ट्रेजरी बिल नहीं इशू कर सकती। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर होगा, लेस देन 1 ईयर नहीं हो सकता। तो उस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। फिर आगे देखते हैं कि लिक्विड मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली लिक्विडिटी होता है, इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लिक्विड एसेट एंड कैश इन अ कंपनी कैन यूज टू मीट इट्स करंट फ्यूचर डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब किसी भी कंपनी या बैंक के पास कितना पैसा है जो वो लोग अपना ऑपरेशनल नीड्स या फिर डेब्ट्स या ऑब्लिगेशन पेमेंट को दे सकते हैं। बैंक के पास कितना पैसा है अभी के टाइम कैश में, या फिर आप एज अ फॉर्म ऑफ अदर, मतलब गोल्ड में भी हो सकता है या फिर कोई कोलेट्रल हो। तो ये लिक्विड फॉर्म में तो नहीं आती, बट आप इसको लिक्विड में कैश में बदल सकते हो बेच के, उससे वो कितना पैसा निकाल सकते हैं, ताकि उनका कोई भी डेब्ट तो या अदर ऑब्लिगेशन हो, जैसे ऑपरेशन के लिए जो खर्चा होता है तो वो सब पैसा निकालने के लिए, तो उसके वो कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो ये सब करने के लिए आप डिजिटल करेंसी का भी यूज़ कर सकते हो, ये आरबीआई का कहना है। फिर एक आता है इंटर बैंक, मतलब आपको जो करेंसी एक्सचेंज होता है, तो मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट होता है, तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, जैसे आपको जितनी भी करेंसी है, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके ट्रेड करेंसी, उसके पास कुछ भी दूसरे कंट्री करेंसी होगी और वो दूसरे बैंक को देना चाहता है, तो उसके लिए वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाएगा, तो वो सब भी ट्रांजेक्शन आप इसमें फॉर्म में कर सकते हो, डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। तो वही लिखा हुआ है, इंटर बैंक इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क यूटिलाइज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ट्रेड करेंसीज एंड अदर करेंसी डेरिवेटिव डायरेक्टली बिटवीन देमसेल्व्स। मतलब एक दूसरे में अगर आप कुछ भी पैसा देते हो लेते हो अदर करेंसी के फॉर्म, आपका नॉर्मल करेंसी नहीं है उसके फॉर्म में, तो उसको करने के लिए आप ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सकते हो, मतलब डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन।
दूसरा आता है कैपिटल मार्केट। ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में डेब्ट या इक्विटी को सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब 1 साल से ऊपर कोई भी बॉन्ड या फिर इक्विटी का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। और जबकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म होता है जहाँ पे डेब्ट या बॉन्ड खरीदा जाता है, बेचा जाता है विद इन लेस देन 1 ईयर। आगे देखते हैं। अब फाइनली देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली सेंट्रल बैंक, या फिर कहा जा सकता है इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ, मतलब केयर टेकर कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक कहा जा सकता है। ये एक्चुअल बैंक का काम नहीं करता, ये रेगुलेटर होता है। इसमें आप अपना जाकर खाता नहीं खोल सकते। तो RBI was established in April 1, 1935 अंडर द प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट 1934। इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख, और अभी के जो गवर्नर है 25th गवर्नर शक्तिकांता दास। और ये जो ऑल द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शेयर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948 मीन्स, और जो मतलब ये पहले जब बना था 1 अप्रैल 1935 में, तो पूरा शेयर, तब तो देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, बट ये कुछ प्राइवेट बैंकों के पास इसका शेयर हुआ करता था। तो जब RBI का ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट आया 1948 में, तो ये RBI का पूरा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। तो इसलिए जब भी गवर्नमेंट जितना भी प्रॉफिट RBI कमाती है तो वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है, और ये आंसरेबल होती है पार्लियामेंट में। और एक उन्होंने एक्ट लाया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अंडर RBI को एक पावर दिया गया है कि वो किसी भी बैंकों को लाइसेंस दे सकते हैं, किसी भी कंपनी को लाइसेंस दे सकती है बैंक खोलने के लिए, या फिर न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए बैंकों को। और फिर उनका लिक्विडिटी नॉर्म्स जैसे CRR SLR का कितना अमाउंट होगा वो सब डिक्लेयर करने, मतलब वो सब डिक्लेयर करती है कि 3% होगा, 4% होगा, तो वो सब RBI कर सकती है अंडर दिस एक्ट। और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स, और बैंकों का मर्जर या उसको बैंक ट्रप्ट होने से बचाना, ये सब RBI के अंडर आता है। अभी जो डिजिटल करेंसी आया है तो वो पावर आता है RBI के अंडर, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। थैंक यू, आज का टॉपिक खत्म।